गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचे कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने आने वाले एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस की। तो चलिए 17 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ज्योति विज। ज्योति विज को हाल ही में अपॉइंट किया गया एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने ज्योति विज को महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। विज वर्तमान में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक हैं और वह तत्काल प्रभाव से फिक्की सचिवालय का कार्यभार संभालेगी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि किस तरीके से हाल ही में फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा हाल ही में डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया ज्योति विज को। ये फैक्टर्स याद रखना होगा। साथ ही साथ उन्होंने 1988 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1993 में वह उद्योग निकाय में शामिल हो गई और विभिन्न पदों पर कार्य किया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे विजी के बारे में, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि हाल ही में फिक्की के द्वारा अनाउंस किया गया कि वो ज्योति विज को नई डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट करेगी। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में राज महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा का रज महोत्सव हाल ही में आयोजन किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आमतौर पर जून के मध्य में मनाया जाने वाला यह त्योहार 3 से 4 दिनों तक चलता है और इस साल यह 14 जून से मनाया जा रहा है। रज महोत्सव को धार्मिक महत्व क्योंकि यह हिंदू देवी दुर्गा की पूजा से जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि जनरली रज महोत्सव उड़ीसा की फेस्टिवल्स है जो लगभग जून के मध्य में मनाया जाता है और ये पूरी तरीके से हिंदू देवी दुर्गा जी की पूजा इसमें की जाती है। यह उत्सव पहले दिन से शुरू होता है जिसे पाहिली राज के नाम से जाना जाता है। पाहेली रज के नाम से जाना जाता है और यह वह दिन है जब लोग अपने घरों को साफ करते हैं, स्नान करते हैं और आने वाले मॉनसून के मौसम में समृद्ध फसल के लिए देवी पृथ्वी की पूजा करते हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि उड़ीसा का सबसे फेमस फेस्टिवल रज महोत्सव कब आयोजन किया जाता है? तो जून के मध्य में। किस देवी की पूजा की जाती है? तो हमारे हिंदू देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पुलिस ने हाल ही में कहां भीड़-भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है? तो राइट आंसर होगा शिमला। शिमला में हाल ही में पुलिस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये इम्प्लीमेंट किया गया कि वो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू करेंगे ताकि वहां पे जितने भी भीड़-भाड़ इलाका है उसको कम किया जा सके। ये इम्प्लीमेंट कहां पे की जाएगी? तो शिमला में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। शिमला में भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को ट्रैफिक जाम से मुक्त बनाने और आवागमन के समय को कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को फिर से लागू किया और 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लागू करने का निर्णय ये है कि 1 जून से पिछले 11 दिनों में राज्य की राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या 4.89 लाख का आकलन करने के बाद लिया गया था। खासकर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या का भी आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया गया शिमला के पुलिस के द्वारा कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे 1 मिनट ट्रैफिक प्लान ताकि वहां पर जो भीड़ भाड़ होती है उसको कम किया जा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुर्शान और हिल्सा का क्या है कनेक्शन? तो आपको आंसर याद रखना होगा क्रेटर्स ऑफ मार्स। क्रेटर ऑफ मार्स से संबंधित रखता है लाल मुर्शान और हिल्सा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा मंगल की सतह पर खोजे गए 3 गड्ढों का नाम भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल और यूपी बिहार के शहरों के नाम पर लाल मुर्शान और हिल्सा रखा गया।
इसी के दौरान लाल का नाम वाराणसी के प्रसिद्ध कौश्मिक किरण भौतिकी विज्ञान स्वर्गीय प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया, जबकि अन्य दो का नाम यूपी के हाथरस जिले के मुर्शान शहर और बिहार के नालंदा जिले के हिलसा शहर के नाम पर रखा गया है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में मार्स में 3 क्रेटर्स ऑन द सरफेस देखे गए, जिसके दौरान ये नामांकन किया गया, जिसमें हमारे भारत के गुजरात और यूपी और बिहार को शामिल किया गया उनके जिलों के नाम के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ इनमें से सबसे बड़े क्रेटर जिसका व्यास लगभग 65 किलोमीटर है, उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर के नाम पे रखा गया। जबकि प्रोफेसर लाल, जिन्होंने 1972 से 1983 तक पीआरएल के निदेशक के रूप में कार्य किया है, उन्होंने कौश्मिक किरण भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 14 जून। 14 जून को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इस साल की थीम रखी गई है दान के 20 साल पूरे होने का जश्न, रक्तदाताओं को धन्यवाद। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग हर वर्ष 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई है? तो सेलिब्रेटिंग 20 इयर्स ऑफ गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स। यह उन लाखों रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया जाता है, जो स्वास्थ्य उद्योग के लिए रक्त आदान को ठीक से करना संभव बनाते हैं। आधुनिक रक्त आदान तकनीक की जड़ें 1940 में देखी जा सकती है, जबकि वैज्ञानिक रिचर्ड लोअर ने 2 कुत्तों के बीच पहला सफल रक्त आदान किया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने हो कि पहली बार आधुनिक रक्त आदान तकनीक की जड़ी 1940 में देखी गई थी और कब किया गया था? तो 2 कुत्तों के बीच पहला सफल रक्त आदान किया गया था, यानी कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया था। इस सफलता ने सुरक्षित और कुशल आघान विधियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, जिससे रक्तदान स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर सामने उभरा था। ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि किस तरीके से वर्ल्ड ब्लड डोनर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको जानना होगा कि 1940 में पहली बार इसे रक्त आघान दैट मींस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया था। सबसे पहले 2 कुत्तों के मध्य इसे किया गया था, 2 डॉग्स के मध्य, और ये जब किया गया था तो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुई। उसके दौरान ये डेवलपमेंट किया गया कि अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो ये पूरी तरीके से सेफ और एफिशिएंट हो सकता है। 2005 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में नामित किया। ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से सबसे पहला 2005 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अकॉर्डिंग ये डेजिग्नेटेड लिया गया था कि 14 जून को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 18वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो राइट आंसर होगा बिल्ली और मौली। बिल्ली और मौली 18th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 के लिए सबसे पहली फिल्म होगी बिल्ली और मौली। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई के साथ साथ अन्य शहरों में भी अपना विस्तार कर रहा है और मुख्य कार्यक्रम 15 जून से शुरू होगा और 21 जून 2024 तक मुंबई के पेडे रोड स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम फिल्म डिवीजन कॉम्प्लेक्स से चलेगा। साथ ही साथ शुरुआती फिल्म बिल्ली एंड मॉली एन उटर लव स्टोरी 15 जून को प्रदर्शित की जा चुकी है। साथ ही साथ पहली बार मुंबई के साथ साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे जैसे शहर भी समांतरण स्क्रीनिंग के साथ दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्मों, वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। ये कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 18th एडिशन। इस एडिशन में जो स्टार्टिंग मूवी होगी, ओपनिंग फिल्म, उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा बिल्ली और मौली। यही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा पुगलिया। पुगलिया में आयोजन किया गया G7 समिट 2024 और ये पुगलिया कहां पे है? तो इटली में। इटली के पुगलिया में हाल ही में आयोजन किया गया G7 समिट। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्था कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं के लिए एक वार्षिक मंच G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण जून में इटली के पुगलिया में शानदार बोर्गो एग्नाजिया रिसोर्ट में शुरू हुआ।
ये फैक्टर्स याद रखना होगा और साथ ही साथ इसका आयोजन 13 से 15 जून 2024 में इसकी आयोजन की गई इटली के पुगालिया में। इसमें G7 में टोटल कंट्रीज के नाम याद रखने होंगे। तो G7 में कंट्रीज के नाम याद रखने होंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। ये G7 कंट्री है। ये लोग आपस में मीटिंग करते हैं और इसी मीटिंग के दौरान इस बार की मीटिंग का 15th एडिशन इटली के पुगालिया में किया गया। साथ ही साथ आम चुनाव के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली में पहुंच चुके थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार भाग लिया। भारत ने कुल अब तक 10 बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले चुके हैं। इस 50वें सत्र के साथ यह संख्या 11 हो जाएगी। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि किस तरीके से G7 समिट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा कि पीएम मोदी और उनकी टीम का बाड़ी में रेस्टोरेंट इंडियनो नमस्ते, जिसका मतलब होगा नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट में स्वागत किया गया, जो एक भारतीय रेस्टोरेंट है जो अपने प्रामाणिक भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रतिष्ठान पंजाब क्षेत्र के व्यंजनों में माहिर है। 49वां शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। ये फैक्टर्स याद रखना होगा। G7 समिट का आयोजन जो 49th एडिशन था उसका आयोजन जापान में किया गया था और ये 15th एडिशन G7 का आयोजन इटली के पुगालिया में किया गया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में कितने लोगों को जबरन विस्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा 120 मिलियन लोगों को। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लगभग 120 मिलियन लोग को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया 2023-24 में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कि 2023 की शुरुआत से मई 2024 के बीच दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें 120 मिलियन लोग जबरन विस्थापित स्थितियों में रह रहे हैं। नया डेटा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में सामने आया है कि रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2023 के अंत तक लगभग 117.3 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हो जाएंगे और उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करने वाली घटनाओं से भागने को मजबूर कर देती है। साथ ही साथ म्यांमार, अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, कांगो, सोमालिया, हैती, सीरिया, आर्मेनिया उन देशों में से हैं जहां संघर्ष और हिंसा ने लोगों को कहीं और सुरक्षा खोजने के लिए मजबूर किया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा गया कि 120 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। उनकी समस्याओं को देखते हुए जैसे जैसे आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि अभी कुछ ही देश में विवाद छिड़ चुके हैं, वार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसी के वजह से वहां के लोग अपने देश को छोड़कर कहीं और विस्थापित होने के लिए चले जाते हैं और इसी रिकॉर्ड को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट पब्लिश की गई और इसमें देखा गया कि 120 मिलियन लोग को जबरन विस्थापित कर दिया गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवीजन बैच की ओर। 15 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अप एजुकेटर्स इंटरनेशनल डिजिटल टीचर ओलंपियाड 2024 में शिल्पी अग्रवाल टॉप पर बनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार हमारे भारत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मुख्यमंत्री निधि मोइना योजना असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राजधानी घोषित की? तो अमरावती को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस का उद्घाटन मध्य प्रदेश से किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को फिर से नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है? तो राइट आंसर होगा चाइना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिलेट? निम्नलिखित में से कौन सा बाजरा है? ऑप्शन ए सोरगम, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी व्हीट, ऑप्शन डी राइस। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।